नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका इंतजार शायद बाजार में बहुत से लोग कर रहे हैं, ग्रो का आईपीओ। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उनसे मिली जानकारी के आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सही है। हमारा मकसद है इस आईपीओ से जुड़े जो सबसे जरूरी पहलू हैं उनको खंगालना और ये देखना कि आज के दौर में खासकर युवा निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। ग्रो ऐप की लोकप्रियता तो खैर किसी से छिपी नहीं है, करोड़ों यूजर्स हैं, ज्यादातर युवा, और इसकी मूल कंपनी का नाम है बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड। तो बाजार में आईपीओस को लेकर वैसे भी काफी गहमा-गहमी रहती है। ऐसे में ग्रो का पब्लिक होना कितना बड़ा इवेंट माना जाए? ये देखिए, ये वाकई महत्वपूर्ण घटना है। आजकल आईपीओस का मौसम तो है ही, लेकिन ग्रो सिर्फ एक और कंपनी नहीं है जो बाजार में आ रही है। अच्छा। ये भारत के फिनटेक लैंडस्केप का मतलब एक बड़ा नाम है, खासकर रिटेल ब्रोकिंग स्पेस में। हाँ, वो तो है। इसका पब्लिक होना न सिर्फ कंपनी के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि ये पूरे सेक्टर और खासतौर पर रिटेल निवेशकों के सेंटिमेंट के लिए भी एक लिटमस टेस्ट जैसा हो सकता है। लिटमस टेस्ट, इंटरेस्टिंग। जहां तक इसके आकार की बात है, ये काफी बड़ा आईपीओ है। कुल मिलाकर 6,632 करोड़ का इशू साइज है। 6,632 करोड़, ओके। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल 1,060 करोड़ ही नया इशू है, मतलब फ्रेश इशू। वो पैसा जो कंपनी के पास जाएगा। सिर्फ 1,060 करोड़? हाँ, बाकी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5,572 करोड़ रुपए, वो ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। 5,572 करोड़ का ओएफएस, ये तो फ्रेश इशू से बहुत ज्यादा हुआ। मतलब मौजूदा शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच रहे हैं। एग्जैक्टली। इस पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन पहले ग्रो की उस खासियत पर आते हैं जिसने इसे इतना लोकप्रिय बनाया। इसका वो जो युवा निवेशकों पर फोकस है। हाँ। हमारे स्रोत बताते हैं कि जेन जी और जेन वाई ही इसके मुख्य ग्राहक हैं। करीब 4.42 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स का आंकड़ा, ये तो यही दिखाता है। बिल्कुल। क्या ये माना जा सकता है कि ग्रो ने एक तरह से नए लोगों को शेयर बाजार की दुनिया में लाने का काम किया है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ग्रो की सफलता का एक बड़ा राज यही है कि इसने निवेश को, खासकर इक्विटी निवेश को, युवाओं के लिए बहुत आसान और सुलभ बना दिया। हाँ, ऐप तो काफी सिंपल है यूज करने में। हाँ, ऐप का इंटरफेस, मार्केटिंग का तरीका, सब कुछ इसी डेमोग्राफिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया लगता है। इसने वो झिझक तोड़ी है जो पहले नए या युवा निवेशकों में शेयर बाजार को लेकर होती थी। सही कह रहे हैं। ये सिर्फ यूजर जोड़ने की बात नहीं है, ये एक तरह से निवेश की संस्कृति को बदलने जैसा है। और इसका असर भी दिख रहा है। मतलब स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है कि कुछ यूजर सेगमेंट्स में इक्विटी में निवेश काफी तेजी से बढ़ा है। हाँ, ये आंकड़ा काफी ध्यान खींचने वाला है। स्रोत बताते हैं कि कुछ यूजर ग्रुप में पिछले करीब 2.5 सालों में इक्विटी एलोकेशन यानी उनके कुल निवेश का कितना हिस्सा शेयरों में लगा है, हाँ, वो समय के साथ अपना निवेश और शायद जोखिम लेने की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। ये ग्रो की रणनीति और उसके मूल्यांकन दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। कंपनी अक्सर ऐसे यूजर बेस के लिए प्रीमियम देने को तैयार रहती हैं जो लॉयल हो और समय के साथ ज्यादा निवेश करे। तो ये युवा यूजर बेस और बढ़ता इक्विटी एलोकेशन इसकी एक मजबूत कहानी बनाते हैं। ओके, अब वापस आईपीओ के स्ट्रक्चर पर आते हैं। आपने बताया 1,060 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और 5,572 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल। हाँ, ये ओएफएस वाला हिस्सा इतना बड़ा क्यों है? क्या ये नॉर्मल है? देखिए, आईपीओ में ओएफएस का होना तो नॉर्मल है, खासकर जब कंपनी में शुरुआती दौर के निवेशक या वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं। अच्छा। वो पब्लिक मार्केट में लिस्टिंग को अपनी हिस्सेदारी बेचने और मुनाफा कमाने के एक अवसर के तौर पर देखते हैं। राइट। लेकिन ग्रो के मामले में ओएफएस का साइज फ्रेश इश्यू के मुकाबले काफी बड़ा है, लगभग 5 गुना से भी ज्यादा। हाँ, ये बात थोड़ी खटकती है। इसका मतलब है कि आईपीओ से जुटने वाले कुल पैसे का एक बहुत छोटा हिस्सा ही कंपनी के विस्तार या ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। ज्यादातर पैसा मौजूदा शेयर धारकों की जेब में जाएगा। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? मतलब क्या ये चिंता की बात है इन्वेस्टर्स के लिए? जरूरी नहीं कि ये चिंता की ही बात हो, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशक जरूर ध्यान देते हैं। एक नजरिया ये हो सकता है कि भाई शुरुआती निवेशक अपना रिटर्न लॉक इन कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है। हाँ, उनका पैसा बना है तो वो निकालेंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि शायद मौजूदा निवेशकों को लगता है कि कंपनी का मूल्यांकन अभी काफी अच्छा है और ये हिस्सेदारी बेचने का सही समय है। अच्छा, ये एंगल भी है। जब ओएफएस का हिस्सा बहुत बड़ा होता है तो ये सवाल उठता है कि क्या प्रमोटर्स या शुरुआती निवेशकों को कंपनी की भविष्य की ग्रोथ पर उतना ही भरोसा है जितना वो नए निवेशकों से उम्मीद कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है।
स्रोत में वो न्यूनतम निवेश राशि 15,000 रुपए का भी जिक्र है। वो शायद रिटेल लॉट साइज होगा। हाँ, लगता तो यही है कि वो रिटेल लॉट साइज का ही जिक्र है, हालांकि स्रोत में पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। ओके, और मूल्यांकन की बात आपने छेड़ी तो उसी पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि FY25 के अनुमानित मुनाफे के आधार पर इसका प्राइस टू अर्निंग यानी PE अनुपात 31 गुना के आसपास है। हाँ, 31x। जबकि इसके जो लिस्टेड साथी हैं जैसे एंजल वन या मोतीलाल ओसवाल, उनका PE काफी कम है, 19 गुना और 24 गुना। तो ये 31 गुना का PE क्या कहता है? क्या ये महंगा है? सीधे तौर पर देखें तो हाँ, ये अपने लिस्टेड प्रतिस्पर्धियों की तुलना में मतलब काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। काफी ज्यादा। 31 गुना का PE अनुपात इस सेक्टर के लिहाज से अग्रेसिव माना जाएगा। इसका मतलब है कि बाजार ग्रोथ से भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है, शायद उसके प्रतिस्पर्धियों से भी ज्यादा तेज। अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उम्मीदें जायज हैं? क्या ग्रो वाकई इतनी तेजी से बढ़ सकता है कि इस मूल्यांकन को सही ठहरा सके? इसके पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं? शायद वही इसका युवा यूजर बेस और टेक्नोलॉजी पर फोकस। हाँ, बिल्कुल। इस उच्च PE के पीछे यही तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, जैसा हमने बात की, इसका बड़ा और लगातार बढ़ता युवा यूजर बेस, जो भविष्य में ज्यादा कमाएगा और ज्यादा निवेश करेगा। दूसरा, इसका टेक्नोलॉजी फर्स्ट अप्रोच, बेहतर ऐप एक्सपीरियंस जिसने इसे लोकप्रिय बनाया। हाँ, वो तो है। और तीसरा, ये संभावना कि ग्रोथ सिर्फ ब्रोकिंग तक सीमित न रहकर भविष्य में और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे लोन, बीमा, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह में उतरेगा। अच्छा। और एक पूरा फिनटेक इकोसिस्टम बन जाएगा। बाजार शायद इस संभावना को भी कीमत में शामिल कर रहा है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब भविष्य की उम्मीदें हैं। क्या कंपनी इन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, ये देखना होगा। स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, पर निवेशकों के लिए ये जरूरी सवाल है। तो मूल्यांकन एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ठीक है। अब एक और चीज जो IPO के आसपास हमेशा चर्चा में रहती है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP। हाँ, GMP। स्रोत बताते हैं कि सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पर, इसके GMP को लेकर काफी बातें हो रही हैं। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि लिस्टिंग पर कितना फायदा हो सकता है। इस GMP को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? GMP एक दिलचस्प चीज है, लेकिन इसे लेकर मतलब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? GMP असल में लिस्टिंग से पहले IPO शेयर्स का अनौपचारिक बाजार में चल रहा भाव होता है। ये दिखाता है कि बाजार में उस IPO को लेकर कितना उत्साह है या कह लीजिए क्रेज है। अच्छा, अगर GMP ज्यादा है तो माना जाता है कि लिस्टिंग अच्छी कीमत पर हो सकती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। स्रोत भी यही चेतावनी दे रहे हैं कि GMP लिस्टिंग के प्रदर्शन का कोई पक्का संकेत नहीं होता। पक्का संकेत क्यों नहीं होता? आखिर ये बाजार के सेंटिमेंट को ही तो दिखाता है। दिखाता तो है, लेकिन ये सेंटिमेंट बहुत तेजी से बदल सकता है। GMP कई चीजों से प्रभावित होता है। ओवरऑल बाजार का मूड कैसा है, पिछले कुछ IPOs का प्रदर्शन कैसा रहा, हाँ, ये भी असर डालता है। IPO को सब्सक्रिप्शन कैसा मिल रहा है, खासकर बड़े निवेशकों यानी QIBs की तरफ से। ये सब चीजें लिस्टिंग वाले दिन तक बदल सकती हैं। अच्छा। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा GMP वाले IPOs भी डिस्काउंट पर लिस्ट हुए हैं और कम GMP वाले IPOs ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ओके। स्रोत में लेंसकार्ट और ओडुआ जैसे हालिया IPOs का भी जिक्र है, जिनका प्रदर्शन निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए GMP को एक हवा के रुख की तरह देख सकते हैं, लेकिन इस पर भरोसा करके निवेश का फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो मूल्यांकन ज्यादा है और GMP भरोसेमंद नहीं। अब आते हैं उन ठोस जोखिमों पर जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है। क्या क्या मुख्य चिंताएं बताई गई हैं? स्रोत कई जोखिमों की ओर इशारा करते हैं। पहला, जैसा हमने विस्तार से बात की, उच्च मूल्यांकन। अगर कंपनी अपेक्षित ग्रोथ नहीं दे पाती है तो शेयर की कीमत पर दबाव आ सकता है। दूसरा, IPO में OFS का बड़ा हिस्सा जो मौजूदा निवेशकों के बाहर निकलने का संकेत देता है। राइट। तीसरा, कंपनी की आय का एक बड़ा हिस्सा, करीब 79.5% इक्विटी ब्रोकिंग और संबंधित सेवाओं से आता है। करीब 80%। हाँ, इसका मतलब है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कंपनी के रेवेन्यू और मुनाफे पर सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। अगर बाजार में मंदी आती है तो इसका कारोबार प्रभावित हो सकता है। लेकिन क्या ये जोखिम सभी डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए एक जैसा नहीं है? जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स भी तो इसी पर निर्भर होंगे। स्रोत में तो ये भी लिखा है कि एक प्रतिस्पर्धी की निर्भरता तो 87.4% है। तो क्या ये इंडस्ट्री में आम बात नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। हाँ, ये जोखिम काफी हद तक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। ज्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर्स की आय का बड़ा हिस्सा इक्विटी से ही आता है। हाँ। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली,
जब मूल्यांकन इतना ज्यादा हो तो किसी भी जोखिम का असर ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, ये बात है। दूसरी, कुछ बड़े खिलाड़ी जैसे बैंक आधारित ब्रोकर्स, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज या ज़ेरोधा जैसे स्थापित लीडर शायद ज्यादा डाइवर्सिफाइड हों या उनके पास ज्यादा गहरे संसाधन हों बाजार की मंदी झेलने के लिए। ग्रो अभी भी तुलनात्मक रूप से नया खिलाड़ी है। ओके, और क्या जोखिम है? चौथा बड़ा जोखिम है कड़ी प्रतिस्पर्धा। डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस बहुत बहुत भीड़भाड़ वाला हो गया है। हाँ, ये तो है। ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स जैसे स्थापित खिलाड़ी तो हैं ही, साथ ही एंजल वन, 5 पैसा जैसे लिस्टेड प्लेयर्स और पारंपरिक बैंकों के ब्रोकिंग आर्म से भी मुकाबला है। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए कीमतों पर दबाव रहता है और ग्राहक हासिल करने की लागत भी बढ़ सकती है। पांचवां जोखिम है रेगुलेटरी बदलावों का। फिनटेक सेक्टर पर रेगुलेटर्स की नजर हमेशा रहती है, चाहे वो सेबी हो या आरबीआई। हाँ, ये भी है। नियमों में कोई भी बदलाव, जैसे ब्रोकरेज पर कैप लगाना या केवाईसी नियमों को सख्त करना, इनके बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। ओके। और छठा, एक संभावना ये भी है कि एसआईपी या रिटेल निवेश, खासकर छोटे शहरों से जिस तेजी से बढ़ा है, क्या वो रफ्तार बनी रहेगी? कहीं बाजार में एक ठहराव या सैचुरेशन तो नहीं आ रहा? अच्छा, ग्रोथ स्लो डाउन का रिस्क। हाँ, अगर ग्रोथ धीमी होती है तो ये भी कंपनी के लिए एक चुनौती होगी। स्रोत में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी QIBs के बारे में भी कुछ कहा गया है। उनका रुख कैसा लग रहा है इस IPO को लेके? हाँ, स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद QIBs यानी बड़े संस्थागत निवेशकों की तरफ से इस IPO को लेकर उतना मजबूत रुझान या उत्साह नहीं दिख रहा है जितनी उम्मीद रिटेल निवेशकों से की जा रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये QIBs आमतौर पर म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक जैसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो निवेश करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, मूल्यांकन और लंबी अवधि की संभावनाओं का बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। अगर उनकी तरफ से दिलचस्पी कम रहती है तो इसे अक्सर एक चेतावनी संकेत के तौर पर देखा जाता है। ओके। हालांकि ये सिर्फ शुरुआती संकेत हैं। असली तस्वीर तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आने के बाद ही साफ होगी, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जिस पर निवेशकों को जरूर नजर रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ ग्रूव की मजबूत पकड़ है युवा निवेशकों पर, एक बड़ा यूजर बेस है और निवेश को आसान बनाने में इसकी अहम भूमिका रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ IPO का स्ट्रक्चर OFS डोमिनेटेड है, मूल्यांकन काफी ज्यादा लग रहा है, इक्विटी बाजार पर निर्भरता है, कड़ी प्रतिस्पर्धा है और QIBs का रुख शायद उतना गर्मजोशी भरा नहीं। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? बिल्कुल सही सारांश आपका। देखिए, ये IPO भारत के फिनटेक क्रांति और रिटेल निवेश के बढ़ते चलन का एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने फाइनेंस की दुनिया को बदल दिया है। हाँ। और आम निवेशक, खासकर युवा पीढ़ी, कैसे बाजार का एक अहम हिस्सा बन गई है। ग्रो इस बदलाव का एक बड़ा चेहरा है। सही है। लेकिन साथ ही ये IPO उन चुनौतियों और सवालों को भी सामने लाता है जो इस तेज ग्रोथ के साथ जुड़े हैं। क्या ये मूल्यांकन टिकाऊ है? क्या ये कंपनियां सिर्फ यूजर जोड़ने से आगे बढ़कर लगातार मुनाफा कमा पाएंगी? क्या ये कड़ी प्रतिस्पर्धा और रेगुलेटरी माहौल में टिक पाएंगी? तो ये एक तरह से सिर्फ ग्रो का नहीं बल्कि पूरे नए जमाने के फिनटेक ब्रोकिंग मॉडल का भी टेस्ट केस जैसा है। काफी हद तक हाँ। इसकी सफलता या विफलता का असर इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों और निवेशकों की धारणा पर भी पड़ेगा। ये IPO हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत में रिटेल निवेश का भविष्य कैसा होगा, टेक्नोलॉजी की इसमें क्या भूमिका रहेगी और निवेशक इन नई कंपनियों का मूल्यांकन कैसे करेंगे। ये एक बड़ा बदलाव है और ग्रो IPO इसी बदलाव की कहानी का एक अहम अध्याय है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, ग्रो का ये जो खास फोकस है युवा निवेशकों पर और साथ ही इसका ये अग्रेसिव मूल्यांकन, इन दोनों को मिलाकर देखें तो ये IPO भारत के रिटेल निवेश बाजार से जुड़ी भविष्य की उम्मीदों के बारे में क्या इशारे कर रहा है और लिस्टिंग के दिन की गहमागहमी से आगे बढ़कर असल में वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो लंबी दौड़ में ग्रो की कामयाबी या नाकामी तय करेंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमारे स्रोत में मिली जानकारी की रोशनी में और सोचा जा सकता है।